सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन सब चीजों से रिलेटेड है क्या हमारा ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है ना। ऑपरेशन रिसर्च इज बेसिकली रिलेटेड विथ कि कैसे आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में कितना आर्म एंड इम्यूनिटीज पहुंचाना है, कितना खाना पहुंचाना है, कितना पानी उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे लड़ाई हो रहा है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे सैनिक इसी काम में रहते थे, सप्लाई चेन को मैनेज करने में रहते। तो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कम्स अंडर ऑपरेशनल रिसर्च। आपको आगे ये भी पेपर पढ़ना है प्रोजेक्ट रिसर्च में, ठीक है। इसका बहुत छोटा सा आपको बस बताया गया है कि व्हाट इज ऑपरेशनल रिसर्च। इसको वहां पे देखा गया कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय में ये स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रहा है, तो बाद में सेम स्ट्रैटेजी को ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंडस्ट्रीज ने अपने काम के लिए अडॉप्ट कर लिया, राइट। एंड नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? जब भी यह प्रोडक्शन कंपनी होती है, राइट, जिसमें सिर्फ कुछ ना कुछ बन रहा होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होते हैं, वहां पे मशीनों के लेआउट से लेकर लोकेशन सिलेक्शन से लेकर के इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया। इन्वेंट्री मतलब समझ रहे हो? इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जब बोलते हैं तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत सारा अलग अलग टेक्निक्स है। एक तो बोलते हैं एबीसी एनालिसिस, एक तो बोलते हैं ईओक्यू। ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी हम प्लेस करें इस सामान के लिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकोनॉमिक हो, यानी बहुत महंगा काम हो। सबका अपना फॉर्मूला है, सब आपको बताया जाएगा। एबीसी एनालिसिस मैंने बोला, यानी ए बी सी ये तीन कैटेगरी है प्रोडक्ट का। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है और जो बहुत सस्ता मिलता है, राइट। उनकी जरूरत भी फ्रीक्वेंटली होती है, आप ज्यादा लो, राइट। उसके बाद बी ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको बहुत कम जरूरत की होती है और ठीक है, इसका कॉस्ट भी ठीक ठाक होता है। एंड सी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी जरूरत कम होती है और जो बहुत एक्सपेंसिव होता है। ऐसे चीजों का क्या इन्वेंटरी में ज्यादा रखना उचित है ना, क्योंकि आपका स्टॉक क्या होता है, उसमें आपका जो पैसा है, कैपिटल, उसमें फंस जाता है, ठीक है, और वो निकलता तो बहुत धीरे धीरे गति से है। इसीलिए इसको एबीसी एनालिसिस बोला है, ठीक है ना। प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतना बढ़ना नहीं है, आपको बता दूं। तो एबीसी एनालिसिस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक सिस्टम है। इसी तरह ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इस तरह एक और टेक्निक है जिसमें जेआईटी। जेआईटी का मतलब जस्ट इन टाइम, ठीक है। जस्ट इन टाइम का मतलब जब जरूरत हो तभी ऑर्डर दो, ठीक है ना। पहले से इन्वेंट्री में उसको रखना उचित नहीं है, क्योंकि वो भी आपका स्पेस भी लेगा, वो खराब भी हो सकता है, पेरिशेबल हो तो, और साथ ही क्या हो सकता है, हाँ, एक्सपेंसिव भी हो सकता है। तो ये सारा चीज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। पेरिशेबल मतलब जो खत्म हो सकता है, मतलब जो बर्बाद हो सकता है, जैसे कर्ड इज पेरिशेबल आइटम, ठीक है ना। डेयरी प्रोडक्ट्स आर पेरिशेबल आइटम, जो नष्ट होने वाला आइटम होता है, वो जो बहुत ज्यादा समय तक आप उसको रख नहीं सकते, दोज आर नोन एज पेरिशेबल आइटम। तो इसके अंदर क्या क्या आ गया? कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग मतलब कितना प्रोडक्शन आपका एक प्रोसेस में हो सकता है, ठीक है। फैसिलिटीज लोकेशन मतलब जो यूनिट है, जो फैक्ट्री है, वो कहाँ पे, ये बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके रॉ मटेरियल को मंगाना और फिनिश्ड गुड्स को मार्केट में भेजना दोनों एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसीलिए ये डिसीजन भी लिया जाता है कि कहाँ हमारा लोकेशन होना चाहिए। फैसिलिटीज लेआउट, मशीनों का कैसे हम लेआउट करेंगे कि कोई भी चीज बैकवर्ड प्रोडक्शन में ना आए, आगे की तरफ जाए, ठीक है ना। यानी आगे ही आगे, जैसे जैसे रॉ मटेरियल को हमने यूज किया, धीरे धीरे वो आगे प्रोसेस में बढ़ता जाए और सीधा पैकेजिंग के रूप में जाए एंड देन बाहर मार्केट में चला जाए, बैकवर्ड नहीं आना पड़े। मटेरियल रिक्वायरमेंट, किस मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, जिसके बेसिस पर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं। तो ये सारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जिसको हमने क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा, राइट। सो नाउ वी आर डन विथ ऑल मैनेजमेंट थ्योरी। फिर से जस्ट इन टाइम के बारे में समझा। जस्ट इन टाइम के बारे में कोई और बताओ क्या होता है? जस्ट इन टाइम मैंने भी बताया, क्या होता है जस्ट इन टाइम? थोड़ा एक कोई, यस,
जब रिक्वायरमेंट हो तभी हम ऑर्डर्स के बिल्कुल, जस्ट इन टाइम का मतलब होता है जब उस सामान की जरूरत हो तभी आप वो सामान मंगाइए। पहले से मंगा के रखिएगा तो दो तीन चीजें हो सकती है, एक तो आपका पैसा उसमें फंसेगा, दूसरा अगर वो पेरिशेबल आइटम है तो इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप पहले से मंगा के रखिए। इसीलिए प्रोडक्शन के समय जैसे सुबह होगा तो रात में मंगा करके अरेंज कर लो, सुबह उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा दो। समझ में आया जस्ट इन टाइम? और कोई क्वेश्चन? नो मैम, ठीक है। तो सो वी आर डन विद इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, पूरा का पूरा, राइट? या एबीसी एनालिसिस बोला जिसमें ए बी सी तीन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को अरेंज किया गया। ए इज दोस प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा जरूरत होते हैं, फ्रीक्वेंटली अवेलेबल, इसके लिए आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। वो अगर आप बल्क में भी ऑर्डर करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये रोज जैसे आलू सब्जियों के फैमिली में अगर हम जाए तो पोटैटो आप ज्यादा क्वांटिटी में लाते हैं ना, बाकी सब्जियां आप एक दो दिन पर लाते हैं, लेकिन आलू आप 5-7 दिन 10 दिन के लिए रख सकते हैं। हमारे उनके यहाँ तो खेती होती है, उनके यहाँ तो साल भर के लिए स्टॉक रहता है, राइट? नहीं रहता है, कम से कम 6 महीना तो जरूर चलता है, राइट? तो आपको समझ में आया, वो कैटेगरी हो गया जिसका यूज भी ज्यादा है तो आप ज्यादा इन्वेंटरी भी कर सकते हो। बी जिसका रेट भी ठीक ठाक है, तो बहुत महंगा नहीं, नॉट टू एक्सपेंसिव, नॉट चीप, राइट? मिडिल वे है और आप थोड़ा बहुत रख सकते हैं, जरूरत होता है, कभी कभी होता है, ठीक है? एंड सी इज जो रेयर रिक्वायर्ड है और जो आपको मार्केट में भी अवेलेबल कम मिलेगा, तो आप उसको कब मंगाएंगे, कैसे ऑर्डर करेंगे, ठीक है? ताकि आपको उससे बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं बता रहे, क्योंकि आपको भी हमेशा वो रिक्वायर्ड नहीं, राइट? कभी these are the ways of inventory management। ये जो टॉपिक है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की पूरा का पूरा सब्जेक्ट, इसके अंदर आपके सारा पता पड़ेगा। these are quantitative management, राइट? और कुछ पूछना है किसी को? तो सारा इवोल्यूशन खत्म हो गया। नेक्स्ट डे में हम लोग, अच्छा मैंने आपको बताया था कि जब सारा खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बिहेवियरल में, मैंने सिर्फ अभी आपको क्या बताया है, एल्टन मायो का बताया है, राइट? ठीक है। इसके अलावा दो तीन थियोरीज और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आए होंगे वो जरूर पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना? जैसे कि मैं नाम लेती हूँ, मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। यस मैम। अब ये जितना इम्पोर्टेंट वहां पे था ना, उतना इम्पोर्टेंट यहाँ भी है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये ओबी में भी रहेगा, उतना ही इम्पोर्टेंट ये आचार्य में भी रहेगा। यानी आपको पढ़ना है, ठीक है ना? पूरे बीबीए में भी पढ़ना है मास्लोस थ्योरी। एंड अच्छी बात यह है कि अगर आप एमबीए करेंगे तो भी आपको मास्लोस थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। सो मास्लो थ्योरी आपका आईकॉम से लेकर के एमबीए तक सब में दिया गया है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस, राइट? उसी तरह, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, क्लास प्लीज। इसी तरह दूसरा टॉपिक है हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है ना? मैं अभी बता दूं, टू फैक्टर थ्योरी में बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज हो जाते हैं। हर्ट्जबर्ग के बदले मैग्रीगर्स के एक्स वाई थ्योरी को टू फैक्टर समझ लेते हैं। मैग्रीगर्स का एक्स वाई थ्योरी अलग है और हर्ट्जबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी अलग है, जिसको मेंटेनेंस फैक्टर एंड हाइजीन फैक्टर बोलते हैं, हम लोग बाद की क्लास में पढ़ेंगे इसको। और मैग्रीगर का एक्स वाई थ्योरी है, वो भी इसी का बिहेवियरल साइंस का भी एस्पेक्ट है। इसमें नहीं दिया क्योंकि इवोल्यूशन ऑलरेडी बहुत लेंदी है और लेंदी हो जाता, इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी मैं इसके बारे में। कुछ पूछना चाह रहे हो अभिषेक? नहीं ना? ठीक है, मैं अटेंडेंस बना देती हूँ। रोहित, पीछे मुड़ के मत बात करो, ठीक है? मैं अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ और बाहर चली जाऊंगी, फिर बात करो। यस, कुछ बोल रहे हो? कॉन्टिजेंसी जो है, कॉन्टिजेंसी जो है फ्यूचर को लेके सोचा जाता है। Contingency theory is about
your management principles also depend upon something which is going to happen in future. So the future event which is not predictable right now, happening successfully, implementation or execution of any management theory depends upon that future event. ठीक है, जिसको अभी हम नहीं कंट्रोल कर सकते। मैम बोल पॉलिटिकल पॉलिसी भी तो ऐसा होता है मैम, अनप्रेडिक्टेबल हाँ बिल्कुल होता है, आ जाएगा आ जाएगा। हाँ नहीं नहीं, तो कॉन्टिजेंसी भी तो सिस्टम इन्वायरमेंट की ही बात कर रहा ना, कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ अचानक से चेंज हो जाएगा और आप उसके लिए तैयार नहीं है, तो दैट बिकम्स कॉन्टिजेंट फैक्टर। यस, कोविड इज कॉन्टिजेंट फैक्टर। बिल्कुल, डिमोनेटाइजेशन इज कॉन्टिजेंट फैक्टर, जो पहले से किसी को पता नहीं था। ओके, पॉलिटिकल पॉलिसी बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सिस्टम एंड कॉन्टिजेंसी इज वेरी मच सिमिलर, पर सिस्टम अप्रोच में सिस्टम के रूप में डिफाइन किया गया है और कॉन्टिजेंसी अप्रोच में आपको अनप्रेडिक्टेबल इवेंट के रूप में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आपको जो डिफरेंस है वो समझ लेना है। सिमिलैरिटी तो ऐसे ही समझ में आती है, लेकिन जो डिफरेंस है वो, क्योंकि सिस्टम में एवरीथिंग इज प्रेडिक्टेबल, राइट। आपको मालूम है कि ये सिस्टम है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ सकता है जिसका असर इंटरनल एनवायरनमेंट पे होता है, लेकिन वो कौन सा फैक्टर होगा जो आपको प्रभावित करेगा, दैट बिकम्स कॉन्टिजेंट फैक्टर, राइट। आपको उस अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन को अडैप्ट कर लेना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी है, यही मैनेजमेंट है। जो 500 और 1000 का नोट बंद हुआ था, मतलब डिमोनेटाइजेशन, पीएम मोदी जी ने बंद किया था। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, जल्दी बताओ, उसका नाम क्या तुम्हारे बगल में जो बैठा है? पीयूष, थोड़ा शांति से, मैं देख रही हूँ, और तुम तो मालूम ही है तुमको। राज, अटेंडेंस बना रही हूँ मैं, थोड़ा शांत रहोगे तो बन जाएगा तुम लोग का भी। और पढ़ना है? यस मैं और पढ़ना ना सर आएंगे या मैं थोड़ा DCM का जैसे तुमको याद करना करो ना, इट्स योर अप टू यू ना। नहीं नहीं नहीं, ब्यूरोक्रेटिक को पूरा ही लिखो, ब्यूरोक्रेटिक शॉर्ट फॉर्म नहीं चलता इन सबका, ये तो हम लोग लिख देते हैं, अभी ज्यादा लिखना ना पड़े। BMW मैंने याद रखने के लिए बताया था, वी ऑलवेज एब्रिविएट सम, याद करने के लिए, लेकिन रिटन फॉर्म में नहीं। रिटन यू नो फॉर्मल जब आप लिख रहे हैं तो फॉर्मल वे में शॉर्टकट नहीं होता ना, फिर टीचर शॉर्टकट मार रहे हैं। बिल्कुल सही बात। ओके, रोल नंबर 1 2। यस मैम। ओके, संजना आप कभी क्लास नहीं आई क्या? मैम डेली आते हैं, आज 2 दिन से नहीं आए। 2 3 प्रेजेंट मैम। 4 यस मैम। 5 6 7 8 यस मैम। 9 10 11 12 प्रेजेंट 13 मैम। ओके 13 14 यस मैम। 15 16 प्रेजेंट मैम। 17 18 19। प्रेजेंट मैम। नजदीक बैठो ना, तो धीरे से बोलो, पीछे का आदत क्यों पड़ा? 20 21 22 23 प्रेजेंट मैम 22। ओके (23) 24 प्रेजेंट मैम। 25 26 प्रेजेंट मैम। 27 28 यस मैम। 29 30। ऐसे हाथ खड़े करने से नहीं समझ में आएगा। 30 31 32 33 34 35
36, 37, 38, 39, 40, 41, Yes, ma'am. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, Present, ma'am. 50, 51, 52, Yes, ma'am. 53, 53, 54, 55, 56, 57, 57, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, 58, 59, 59, 60, 60, 61, 62, 63, 64, Yes, ma'am. 65, 66, 67, 68, ठीक है, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, कौन है 78? ठीक है, बैठ जाओ, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, Yes, ma'am. 95, 96, 97, क्या हो गया उधर? एक आध ये बस लाइन छोड़ दिया करो अगर तुम लोग भी पढ़ना चाहते हो तो। बस ये पहला लाइन, फिर बाकी ये छोड़ के बैठा करो। 98 उन लोग को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, yes. 13 दिख रहे हैं। कितने स्टूडेंट थे ऑनलाइन?